पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में करीब 6 महीने बाकी हैं, लेकिन उसके पहले ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस तिनका तिनका होकर बिखरने लगी है। हर दिन किसी न किसी विधायक के नाराज होने या किसी नेता के पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला ये है कि पार्टी के एक और विधायक ने ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से तीखे सवाल पूछे हैं। ममता बनर्जी को तेवर दिखाने वाले विधायक जट्टू लाहिड़ी हैं, जिन्होंने सीधे सीधे प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने चुनाव जितवाने का ठेका प्रशांत किशोर की कंपनी को दे दिया है, लेकिन अब वही ठेका ममता बनर्जी की हार का सबब बन सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी से लेकर रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी तक सबके निशाने पर प्रशांत किशोर ही रहे। जट्टू लाहिड़ी ने टीएमसी की मौजूदा समस्याओं को लेकर प्रशांत किशोर को जिम्मेदार बताया और कहा कि हमारी पार्टी ने उसे किराए पर रखा है, उसकी नियुक्ति के बाद से ही पार्टी को नुकसान हो रहा है। लाहिड़ी ने पार्टी छोड़ने के संकेत देते हुए कहा कि मैं ममता बनर्जी की वजह से ही पार्टी में शामिल हुआ हूं, उन्हें अपने दम पर पार्टी चलानी चाहिए। हाल ही में ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी की चर्चा करते हुए लाहिड़ी ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी मंत्री पद के मोह से बाहर निकलने में सक्षम थे। पार्टी में कई समस्याएं हैं, हम सभी इस बात से दुखी हैं। हावड़ा नगर निगम के चुनाव के 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आम लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रशांत किशोर से जुड़े सदस्यों ने मुझे कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मजबूर किया। किसी को भी किसी भी कार्यक्रम के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। टीएमसी विधायक लाहिड़ी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रशांत किशोर को इतना पैसा कहां से मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे की वजह प्रशांत किशोर ही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 29 जून 2020 रविवार को पूर्वी मिदनापुर की सभा की थी। हालांकि संबोधन के दौरान उन्होंने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर इलाके के तृणमूल विधायक दीपक हल्दर भी नाराज हैं। सिंगूर विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी भी पार्टी छोड़ने की धमकी दे चुके हैं, जबकि पार्टी के असंतुष्ट विधायक मिहिर गोस्वामी पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियम गांधी वर्मा ने अपनी किताब ट्रेंडिंग पावर में 1 साल पहले ही बनी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार की इनसाइड स्टोरी विस्तार से बताई, तो संजय राउत एंटी स्टोरी लेकर सामने आ गए। असल में प्रियम गांधी वर्मा ने अपनी किताब के तथ्यों के आधार पर बताया कि शरद पवार सरकार बनने के दौरान 2 नावों की सवारी कर रहे थे। सरकार बनाने की बात बीजेपी से पक्की कर रहे थे और अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खेल रहे थे। आखिरकार महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पोल खुली तो संजय राउत नई कहानी लेकर सामने आ गए और कहीं की ईंट और कहीं का पत्थर तोड़कर ये साबित कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनाने का सारा खेल अजीत पवार का था। इसके लिए संजय राउत ने एक कहानी बुनी। अपने साप्ताहिक स्तंभ में राउत ने लिखा कि पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने को लेकर तीनों पार्टियों के नेताओं की भी नेहरू सेंटर में चर्चा चल रही थी। राउत ने लिखा कि विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी के शरद पवार के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस बहस से शरद पवार इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने कागज समेटे और कमरे से बाहर निकल गए। राउत ने लिखा, मैंने शरद पवार को पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जिस समय ये गर्मा गर्म बहस चल रही थी, उस वक्त अजीत पवार ने अपने फोन पर किसी से चैट कर कहा कि इस घटना के बाद ही अजीत पवार का फोन नॉट रीचेबल हो गया और अगली सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के शपथ लेने की खबर आई। राउत के मुताबिक असली खलनायक उद्धव ठाकरे की सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, जिन्होंने एनसीपी से बगावत की सरकार में शामिल हुए और लौटकर बुद्धू टाइप वापस घर आए। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस को मिलाकर बने सत्तारूढ़ गठबंधन को अप्राकृतिक गठबंधन कहा। इस पर पलटवार करते हुए राउत ने कहा कि राजनीति में कोई भी संत नहीं होता और न ही सरकार प्राकृतिक या अप्राकृतिक होती है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक रहती है वह प्राकृतिक होती है, उसे अस्थिर करने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अवैध निर्माण करते हैं और जो आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं, उनकी रक्षा की जाती है। राउत ने कहा कि अगर ये राजनीतिक दबाव के हथकंडे प्राकृतिक हैं, तो ठाकरे सरकार भी प्राकृतिक है। सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया। राउत ने लिखा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन का पूर्वानुमान लगा रही है। क्या ऐसा गुप्त गतिविधियों व केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर होगा?
लेकिन ईडी कुछ भी करे, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी रहेगी। महाराष्ट्र के इतिहास में 23 नवंबर 2019 को एक नई राजनीतिक कहानी गढ़ी गई थी, जिसके प्रमुख पात्र थे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। पटकथा लिखने से पहले रिहर्सल हुई थी। उसके बाद तड़के भवन में फडणवीस और पवार ने बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अब 1 साल के बाद उनकी इनसाइड स्टोरी सामने आई, जिसमें फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार बड़ा जोखिम ले रहे हैं। अजीत पवार जवाब देते हैं कि मेरे साथ 28 विधायक हैं। 1 साल पहले राजभवन में तड़के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के शपथ समारोह के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई थी। इसको लेकर प्रियम गांधी वर्मा ने ट्रेंडिंग पावर नामक एक बुक लिखी, जिसमें इस घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। पुस्तक में सत्ता समीकरण साधने के लिए देवेंद्र फडणवीस के सवाल, अजीत पवार के जवाब जस के तस छापे गए। दरअसल उस समय बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना के मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी पर काफी दबाव बनाते देखा गया था, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। कैबिनेट से इस्तीफा तो दे दिया, मगर पार्टी से नहीं। वे सभाएं कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के बैनर पर नहीं। प्रशांत किशोर पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर नहीं। शुभेंदु अधिकारी की यही सियासत ममता बनर्जी की समझ से बाहर है। यही वजह है कि टीएमसी का कोई नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मुंह नहीं खोल रहा है। माना जा रहा है कि शुभेंदु इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी उन्हें पार्टी से बाहर करें, और ममता को इस बात का कि वे खुद पार्टी से इस्तीफा दें। वैसे बैकडोर से मान मनोबल का खेल जारी है। इस बीच शुभेंदु ने मिदनापुर से इस्तीफा देने की पहल की। इस बीच शुभेंदु ने मिदनापुर में इस्तीफा देने के बाद पहली सभा भी की। उम्मीद थी कि इस सभा में वे अपने अगले राजनीतिक कदम की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस बनाए रखा। पूर्वी मिदनापुर की सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने सबसे पहले दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद किया। इसके बाद उन्होंने देश को समर्पित स्वतंत्रता सेनानी रणजीत बयाल का जिक्र करते हुए उनके योगदान का उल्लेख किया। अपनी राजनीतिक सेवा के बारे में बताते हुए शुभेंदु ने यह भी कहा, वे अपनी क्षमता के मुताबिक ताउम्र आम लोगों की सेवा करते रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक टीएमसी से इस्तीफा नहीं दिया है। आज बागी टीएमसी नेता के रवैये को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्दिया में जुलूस निकाल रही है। अभी तक ये पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है कि क्या शुभेंदु टीएमसी से पूरी तरह से नाता तोड़ लेंगे, क्या वह बीजेपी में शामिल होंगे या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, या अपनी कोई नई पार्टी गठित करेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी कांग्रेस के स्थानीय यूनिट उन्हें अपने पाले में खींच लेना चाहती है। बीजेपी उनके गढ़ में पहले ही पैठ बना चुकी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी को होने वाला है। 35 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाले अधिकारी ने अपने समर्थकों से एकजुट होने की अपील की है, और शुभेंदु अधिकारी ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो सड़क पर उतरने के लिए लामबंद हो जाएं। उन्होंने अपने समर्थकों विधायकों को भी जनता के बीच उतरने के लिए कहा था। उन्होंने अपने समर्थकों और विधायकों को अपनी राजनीति समझाई, मतलब कि पूरा अधिकारी समर्थक कैडर सड़क पर उतरने को तैयार है और अभी से ही चुनावी मोड में आ गया है। उन्हें इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ नेता की हरी झंडी का। समर्थकों ने बताया कि इसके लिए पिछले 6 महीने से तैयारियां चल रही थीं। समर्थकों का कहना है कि वो 6 जिलों में तैयारी पूरी कर चुके हैं और एक अलग संगठन के जरिए प्रचार मोड में हैं। ये सब तब हो रहा है जब टीएमसी अभी भी अधिकारी को मनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगत राय को लगाया, क्योंकि प्रशांत किशोर यहां भी फेल हो गए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी आए और छा गए।
आया आया शेर आया के नारों के बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ओवैसी और चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और कहा, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया, ठीक वैसे ही हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर देंगे। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर ही है। योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने का इरादा जताया तो असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लगी। ओवैसी ने पलट कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम बदल जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी, लेकिन हैदराबाद का नाम हैदराबाद ही रहेगा। हैदराबाद नगर निकाय के चुनावों में बीजेपी जिस आक्रामक और जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, उस वजह से सबकी निगाहें निकाय चुनाव पर टिकी हुई हैं। हैदराबाद के मलकाजगिरी मंडल में रोड शो के दौरान योगी ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हैदराबाद का नाम बदलकर फिर से भाग्यनगर किया जा सकता है, तो मैं कहता हूं कि क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने पर हमने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया। ऐसे में हैदराबाद का भी नाम बदलकर फिर से भाग्यनगर किया जा सकता है। इस मौके पर योगी ने AIMIM के बिहार के विधायक अख्तारुल इमान द्वारा शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग न करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेने की बात आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। AIMIM का यही असली चेहरा है। योगी ने TRS पर हमला करते हुए कहा कि TRS और AIMIM के बीच एक अपवित्र गठजोड़ बन गया है। इस गठजोड़ के कारण हैदराबाद का विकल्प ठप है। यहाँ के व्यापारी और नागरिक इन लोगों से परेशान हैं। सरकार और नगर निगम में बैठे लोगों को विकास और जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को मोदी सरकार की खास नीतियों से भी परिचित कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का सफाया कर हैदराबाद और तेलंगाना के लोगों को भी वहाँ जमीन खरीदने और वहाँ का नागरिक बनने का मौका दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया है। हैदराबाद में हो रहे चुनाव से पहले सीएम योगी शनिवार को यहां प्रचार के लिए पहुंचे तो जिले के तमाम इलाके भगवामय नजर आए। इस दौरान सुपरहिट फिल्म बाहुबली का गाना जियो रे बाहुबली भी रोड शो में बजता दिखा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से ममता बनर्जी का सारा चुनावी गणित उलट पुलट गया। चोट इतनी बड़ी है कि टीएमसी में खलबली मच गई। ममता बनर्जी के आवास पर इसी वजह से आपात बैठक बुलाई गई और डैमेज कंट्रोल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अपने राजनीतिक करियर के सबसे बड़े और कड़े चुनावी जंग में फंसी ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को एकजुट रख पाना मुश्किल हो रहा है। ममता कैबिनेट से इस्तीफे के बाद शुवेंदु अधिकारी अपनी पहली रैली करेंगे। इसे देखते हुए टीएमसी के नेता शुवेंदु के गढ़ माने जाने वाले मेदिनीपुर में 7 दिसंबर को होने वाले रोड शो की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ होने वाली मुलाकात से पहले तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता पश्चिम मेदिनीपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। टीएमसी उन्हें रूटीन बैठक करार दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि शुवेंदु अधिकारी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही पार्टी में खलबली मच गई। इन 3 जिलों में टीएमसी अपनी स्थिति को पुख्ता करने की तैयारियों में जुटी हुई है। जहां शुवेंदु अधिकारी पार्टी के ऑब्जर्वर थे, सीएम की रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुब्रत बख्शी शनिवार को मेदिनीपुर में थे, लेकिन न तो बख्शी और न ही टीएमसी के दूसरे नेताओं ने शुवेंदु के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। टीएमसी की बैठक में मेदिनीपुर से शुवेंदु अधिकारी के वफादार 4 सीनियर नेता अनुपस्थित रहे, जिससे उनको लेकर संदेह बढ़ गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को मालदा जिले के नेताओं के साथ अपने कोलकाता स्थित दफ्तर में मुलाकात की। नंदीग्राम में महीश डल में शुवेंदु अधिकारी जिस मंच से जनता को संबोधित करेंगे, उसे कारीगर फाइनल टच दे रहे हैं। ममता बनर्जी की कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद शुवेंदु अधिकारी की ये पहली राजनीतिक रैली होगी। शुवेंदु ने अभी टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन वे किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है इस्तीफा देने से पहले शुवेंदु जनता के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं। मतलब आने वाले दिनों में टीएमसी की लड़ाई काफी तेज होगी और बंगाल का सियासी पारा काफी गर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी लगता है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं का रवैया न तो बदला है और न ही उन्होंने भाषा की तमीज ही सीखी। संजय राउत जैसे नेताओं की बदजुबानी तो सब जानते हैं, लेकिन अब मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर की भाषा भी बदल गई है। कंगना रनौत के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा घिरी किशोरी पेडनेकर के बयान से एक नया बवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ पर बीएमसी की कार्रवाई को अवैध करार दिया था, तो किशोरी पेडनेकर तिलमिला उठी और अपना आपा खोकर वे अनाप शनाप बकने लगी। किशोरी पेडनेकर ने कंगना को 2 टके के लोग कहकर संबोधित किया। कंगना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले संजय राउत को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा था और उन्हें तमीज से बात करने को कहा, लेकिन किशोरी पेडनेकर ने उसे कोई सबक नहीं लिया। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि ये देख के तो हम हैरान हैं, ये एक्ट्रेस हिमाचल में रहती है, हमारे मुंबई की तुलना पीयूके से करती है, ये 2 टके के लोग देश की अदालत को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, ये सब गलत है। किशोरी पेडनेकर का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने जिस तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया उस पर खुद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, ये सब देख अब उन्हें ऋतिक रोशन और आदित्य पांचोली भले लोग लगने लगे हैं। उनकी नजरों में उन्हें राज्य सरकार से काफी गालियां और बेइज्जती मिली है। ट्वीट में कंगना ने लिखा कि जितने केस, गालियां और बेइज्जती मुझे महाराष्ट्र सरकार से मिले हैं, उसे देखते हुए तो अब मुझे ये बॉलीवुड माफिया और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स भले लोग लगने लगे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि सभी इतना नाराज हो जाते हैं। कंगना रनौत का यूं तंज कसना उनके तमाम फैंस को काफी पसंद आया। कंगना को इसी अंदाज के लिए भी जाना जाता है और वो ऐसे ही अपने विरोधियों पर हमला करती हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कहा कि अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस को माफिया और मुंबई को पीओके कहा। जो पार्टियां अदालत के फैसले से खुश नजर आ रही हैं, क्या वो कंगना के बयान से सहमत हैं? जज और अदालत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना गलत है, तो कोई जब महाराष्ट्र या मुंबई को लेकर ऐसा बोलता है तो क्या वो मानहानि नहीं है? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।